चलिए फाइनली जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज हम कवर करने वाले हैं हाइब्रिड सैंपल पेपर का सेट नंबर 3। आपको पता है कि हाइब्रिड सैंपल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। एंड आज हम इसी सेट से सारे क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। आपको मैं डेमो दिखाऊंगा कि क्या होता है हाइब्रिड सैंपल पेपर, आखिरकार एमपी बोर्ड के बच्चों के बीच इतना डिमांड क्यों है और क्यों यहां से बोर्ड एग्जाम में सीधे तौर पर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि हाइब्रिड सैंपल पेपर से आपके एग्जाम में 80-90% से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन मिडिल एजुकेशन क्लेम यही क्लेम करता है कि अगर आप हाइब्रिड सैंपल पेपर को पढ़ के आते हैं तो 60% तो आसानी से आ जाएगा, आसानी से। लेकिन इससे ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूं, पहला पेपर हिंदी का हुआ था 75 नंबर का, उसमें से 73 नंबर का हूबहू देखने को मिला। दूसरा इंग्लिश का हुआ था 75 का, उसमें से 67 नंबर का हूबहू देखने को मिला। तीसरा हुआ था आपके संस्कृत का 75 का, उसमें से 73 नंबर का हूबहू देखने को मिला। और चौथा पेपर आपके मैथ्स का हुआ था, जो कि हुआ था 75 का, उसमें से 71 मार्क्स का आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। हाइब्रिड सैंपल पेपर को मिडिल एजुकेशन जारी करता है 4 सेटों में, जो कि बच्चों के एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो चलिए, हमारा डेमो वीडियो होना है, हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस रखे गए हैं, किस क्रम में रखे गए हैं और क्यों यहां से क्वेश्चंस आता है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कीजिए। हम बाय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में कवर करने वाले हैं हाइब्रिड सैंपल पेपर को। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले यहां पर हम सेट नंबर 3 कवर करेंगे। एंड आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रखा गया है। एंड आपके रियल प्रश्न पत्र का इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर नोट में लिखा है, दिस इज प्रोवाइडेड मिडिल एजुकेशन मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब घर बैठे आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन आंसर को अटेंड किया करिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया, जल्दी शेयर कर दो, सारे बच्चे आ जाएं, फिर मैं क्लासेस को शुभारंभ करता हूं और देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, सही विकल्प का चयन करके लिखो। आप भी हमारे साथ आंसर कीजिएगा। पहला नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जूट, सेकंड है गन्ना, तीसरा है धान और चौथा है आपका चाय। तो सुनहरा रेशा मतलब इसे कहते हैं गोल्डन फिलामेंट। किसे कहते हैं? गोल्डन फिलामेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जूट इज करेक्ट आंसर। और इसको इसलिए गोल्डन फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि ये गोल्ड की तरह चमकता है, गोल्ड की तरह शाइन होता है। ये कुछ नहीं है, ये भी एक धागा है, रेशा है, जिसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। और इसका यूज ज्यादातर दैनिक जीवन में आप लोग भी करते होंगे और बहुत सारे व्यक्ति दैनिक जीवन में इसका यूज करते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, फेडरिक सारियू कलाकार थे। फेडरिक सारियू वॉज एन आर्टिस्ट। ये कहां से बिलोंग करते थे? इनका एड्रेस पूछा गया है। जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, रसिया के थे, रूस के थे या फिर ऑस्ट्रेलिया के थे? आंसर कीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो अगर आपने फेडरिक सारियू कलाकार के बारे में आपको पता होगा तो इन्होंने 7 चित्र बनाया था। ठीक है, और ये आपके फ्रांस से बिलोंग करते थे। इसका सही आंसर आपको फ्रांस अर्थात ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर कहता है, रॉलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था। क्या है रॉलेक्ट एक्ट? ठीक है, इंग्लिश में कहता है, द पर्पस ऑफ द रॉलेक्ट एक्ट वाज। रॉलेक्ट एक्ट क्या था? तो रॉलेक्ट एक्ट कुछ नहीं था, इसमें विरोध किया गया था। इसमें विरोध किया गया था, हड़तालें की गई थी, जो अंग्रेज ने काला कानून लेकर के आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए, सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना। यह था रॉलेक्ट एक्ट अर्थात ऑप्शन नंबर ए, डिक्लेयरिंग ऑल स्ट्रिक्स लीगल्स। बस ये आपको लिखना था। नेक्स्ट हमारा कहता है चौथा नंबर, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक किस राष्ट्र में आई थी? मुद्रण का मतलब जो तुम पैसे की बात कर रहे हो ना, जो तुम्हारा रुपए पैसा है, तो सबसे पहले किस राष्ट्र में आया था? ठीक है, इन विच कंट्रीज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। मतलब सबसे पहले प्रिंटिंग की, छापने की तकनीक सबसे पहले किस राज्य में, मतलब किस राष्ट्र में देखने को मिला था या फिर किस देश में देखने को मिला था? ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही आंसर लगाना है आपका ऑप्शन नंबर ए, चाइना, जापान एंड कोरिया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले मुद्रण की तकनीक यहीं आई थी और यहीं पर सबसे पहले चीज को छापना प्रारंभ किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर कहता है, उसे उसे प्रक्रिया, सॉरी यहाँ पर उस होना चाहिए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू
सिटीज, मतलब वो क्या कहलाता है, जब व्यक्ति गांव को छोड़ करके शहर की ओर जाता है तो इसे कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, आधुनिकरण या फिर ग्रामीणीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्बनाइजेशन अर्थात नगरीकरण, ठीक है। और इसे माइग्रेट भी कहते हैं, पलायन करते हैं, और इसे कई सारे रीजन्स होते हैं। सबसे पहले ये ऐसा हो सकता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, या फिर अच्छे जॉब्स की तलाश में, ठीक है, या फिर अच्छे रोजगार की तलाश में। तो इससे कई सारे रीजन होते हैं पलायन करने के। आपके घर गांव या फिर गली मोहल्ले फिर आसपास के लोग जरूर शहर गांव को छोड़ करके शहर की ओर गए होंगे और पलायन करते हैं। कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, तो कुछ लोग पैसे वैसे कमा करके और अपने घर रिटर्न आ जाते हैं। तो ये होता है माइग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है छठवां नंबर, मुद्रण का प्रमुख कार्य है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ मनी आर, मतलब मुद्रण का प्रमुख कार्य क्या है, पैसे का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है विनिमय का माध्यम, या फिर मूल्य संचय, या फिर वस्तुओं का भुगतान, यहाँ पर भुगत भुगत बस लिखा है, यहाँ पर अंतिम ना लगा देना, एंड उपरोक्त सभी। तो देखो यार, मुद्रण का ना ये जो तकनीक है तो सब है, तो यहाँ पर आपको लगाना उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मतलब अगर जैसे किसी से तुमको कोई चीज खरीदना है विदेश से, ठीक है, विदेश से कोई चीज खरीदना है तो तुम अपना इंडियन रुपीज से भेजोगे एंड वो कन्वर्ट करके उसे डॉलर देगा, तुम्हारे पैसे को कन्वर्ट करके डॉलर देगा, और फिर वो सामान तुमको मिल जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से होता है, मतलब विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब एक दूसरे से लेन देन करने का लिए। मूल्य संचय, मूल्य संचय मतलब भैया आपका हो जाएगा क्या कि जैसे किसी को तुम पैसा दे रहे हो और पैसे से कोई चीज तुम उससे परचेस कर सकते हो, मतलब ये एक मूल्य निर्धारित करता है कि भाई इस चीज की कीमत इतना रुपए है। जैसे तुम 5 रुपए की बिस्किट लेने जा रहे हो पार्ले जी, तो आप पार्ले जी खरीदोगे तो इसको 5 रुपए पे कर दोगे, तो ये आपको मूल्य संचय हो जाएगा। वस्तुओं का भुगतान और आपको उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर भी मेरे साथ करिएगा, एक एक प्रश्न के आंसर को कवर अप करेंगे। पहला नंबर कहता है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश 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 मृदा से बना है। हमारा इंग्लिश में कहता है द इंटायर नॉर्थन प्लेन इज मेड अप ऑफ डैश डैश सॉइल। बताओ किस सॉइल से संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है, बताओ फटाफट आंसर करिए कि संपूर्ण उत्तरी मैदान किस सॉइल से बना हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए। स्पीड में आंसर आना चाहिए आप लोग का, स्पीड में रुकना नहीं भाई, देखो है ना, एग्जाम के लिए हमें बहुत कम समय मिला है और कम समय फोड़ना है हमें, ठीक है। गुड गुड, बच्चों को आंसर आने लगा कि एलुवाइल सॉइल मतलब जलोढ़ मृदा इस करेक्ट आंसर होगा, एंड वेरी गुड, आपका आंसर 100% सही है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सेकंड नंबर, भारत में प्रेस का जनक डैश डैश है। द इंटायर नॉर्थन प्ले, 1 सेकंड, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये ऊपर का ही क्वेश्चन यहां पर आ गया, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो गया है, प्रेस का जनक पूछा है, ठीक है। तो फाउंडर कह लो या फिर फादर ऑफ प्रेस ऑफ फादर, ठीक है, इन इंडिया। भारत में प्रेस का जनक कौन है, ये चीज बताओ। ये इंग्लिश में थोड़ी यहाँ पर टाइप मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड, बाकी सब सही है ना, हाँ बाकी सब सही है, एक में टाइप मिस्टेक हो गया है। तो चलो बताओ फादर ऑफ प्रेस किसे कहते हैं इंडिया में, फादर ऑफ प्रेस किसे कहते हैं इंडिया में, इसका आंसर कीजिए जल्दी से, आंसर भागना चाहिए यार, देखो ऐसे ठंडे नहीं पड़ने हैं, ठीक है। सर ग्रुप में लोग पैसे लेके देते हैं क्या, हाइब्रिड सैंपल व्यूअर की बात कर रहे हो, मतलब ब्लैक में सेल कर रहे हैं क्या। हिक्की हिक्की हिक्की, वेरी गुड, एक एसी ने सबसे पहले लिखा हिक्की, एंड यहाँ पर आपको लिखना है हिक्की इस करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हिक्की आपका सही उत्तर है, आपको यहाँ पर हिक्की लिखना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है तीसरा नंबर, ग्रीम बंधु का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ग्रीम बंधु वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, इनको पहचानो, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ग्रीम बंधु का नाम से स्पष्ट है, ग्रीम बंधु मतलब ये लैंग्वेज तो अपने इंडिया का तो है नहीं, सबसे पहले ये चीज कंफर्म करो, ये इंडिया का तो है नहीं, तो डेफिनेटली विदेश का होगा। तो विदेश में से कहां से है ग्रीम बंधु, तो ये है आपके जर्मनी से, जर्मन इस करेक्ट आंसर, यहां पर आपको लिखना है जर्मन, ठीक है, जर्मन इस करेक्ट आंसर। याद रखना ग्रीम बंधु कहां से बिलोंग करते हैं, या फिर इनका जन्म कहां हुआ था, जर्मन में हुआ था। नेक्स्ट कहता है धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ए पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन डैश 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 गोज। बताओ जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता उसे क्या कहते हैं, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, आंसर जल्दी से आना चाहिए। सर आपकी टीम पेपर नहीं दे रही है भाई, पहली बात पेपर नहीं दे रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं हाइब्रिड सैंपल पेपर। प्लीज पहले टर्म्स को आप सही कीजिए पीयूष, फिर आगे बताते हैं, हमारी टीम देगी। मेरी टीम अभी लगातार 2 टीचर्स काम कर रहे हैं, बाकी अभी थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रात में उन्होंने पूरे बच्चों को निपटाया है, एंड फाइनली आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बच्चों का आंसर, कास्टिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो यहां पर आपको लिखना है कास्टिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्ष इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या लिखोगे, धर्मनिरपेक्ष इज करेक्ट आंसर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कास्टिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है हमारा 5वां नंबर, एक प्रजातांत्रिक सरकार डैश डैश के प्रति उत्तरदायी होती है।
ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डैश 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 इन रिस्पॉन्सिबल फॉर, चलो इसका आंसर करो, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आपके प्रति या किसी और के प्रति? अरे भैया, अगर एक कोई प्रजातांत्रिक सरकार है मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली वो पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होगी। तो आपको यहां पर लिखना है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक मतलब जनता, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, जनता के लिए एक लोकप्रिय कथन निकाला है, मैं कथन यहां पर बोलूंगा, आपको बताना है कि ये कथन किसका है, मतलब इस लाइन को किसने कहा है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, यह कथन को किसने कहा है? ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, इस कथन को किसने कहा है? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ अरुण, मैंने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कराने के लिए कहा था, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, ये कथन अब्राहम लिंकन, वेरी गुड, अब्राहम लिंकन का ये कथन है, वेरी गुड। सबसे पहले सुमित ने आंसर किया है, ठीक है, सुमित, सुमित बेटा वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे सुमित, अब्राहम लिंकन बिलोंग कहां से करते थे? सुभाष चंद्र बोस का नहीं है सलमान, ये अब्राहम लिंकन कथन है, ये बिलोंग कहां से करते थे? अब इसका आंसर करो, लिंकन लिंकन लिंकन, वेरी गुड वेरी गुड। सर पेपर में नाम लिखते हैं उसमें गोला लगाना भूल गया, कॉपी रिजेक्ट तो नहीं होगी? अरे यार, ये तो तुम बहुत बड़ी गलती किए हो, ये गलती तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब रिजेक्ट होगी नहीं होगी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गलती बहुत बड़ी है ना, हो सकता है कि रिजेक्ट ना करें। या फिर जानते हो एक बार क्या होता है, जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए भेजी जाती है तो एक बार जो टीचर्स होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं स्कूल में, तो अगर आपने ये चीज़ नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपके टीचर्स वहाँ पर कर दिए होंगे, वो एक बार चेक करते हैं, रूल्स होता है कि सारे बच्चे की कॉपी को चेक करो, कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं है, वो चेक करते हैं, तो ये आपका हो गया होगा, आप परेशान मत हो, कॉपी आपकी रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, चलो, अब्राहम लिंकन कहाँ के थे, इसका आंसर कीजिए, मैं बर करा दूंगा, मैं बर करा दूंगा, डोंट वरी। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? अमेरिका के थे, वेरी गुड, अमेरिका से बिलोंग करते थे ये अब्राहम लिंकन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, अब मैप वर्क ना मैं आज ही कराऊंगा, मैप वर्क और चैप्टर नंबर 7 आज ही कराऊंगा। नेक्स्ट कहता है जल एक डैश डैश योग्य संसाधन है, वाटर इज अ डैश डैश एलिजिबल रिसोर्स, वाटर एक कैसा संसाधन है, बताओ, वाटर एक कैसा संसाधन है, मतलब कैसा रिसोर्स है वाटर? तो वाटर जो है बेटा वो आपका नवीकरणीय है, क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, या फिर नवीकरणीय, नवकरणीय, जो भी तुमको लिखना वो लिखो, तो मैं तो लिखता हूं भाई नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि डेली डेली आपको नए चीज की प्राप्ति होती है, ठीक है। वाटर एक नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक नहीं, बल्कि आपको नवीकरणीय लिखना है, ठीक है। डेली डेली आपको नया पानी प्राप्त होता है, ठीक है, कहां से? पृथ्वी से। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है ट्रू फॉल्स, आइए इसे फटाफट अटेंड करते हैं, मेरे साथ आंसर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर कहता है भारत का क्षेत्रफल लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, अबाउट 27% ऑफ इंडिया एरिया इज प्लेन एरिया। क्या हमारे इंडिया का जितना भी क्षेत्र है, क्या इसमें से 27% आपका प्लेन एरिया है, मतलब मैदानी क्षेत्र है? क्या ये बात को एग्री करते हो? कौन कौन एग्री करता है भाई कि 27% मैदानी क्षेत्र है, बताओ। सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप अपने फोन का थोड़ी वॉल्यूम अप कर लो, आवाज तो आ रही है, प्रॉपर आ रही है। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर ये गलत कथन है, ये गलत कथन है, वेरी गुड, ये फॉल्स कथन है, 27% नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बताओ कितने परसेंटेज जो है वो प्लेन एरिया है? अगर इंडिया आपका पूरा 100% है, उसमें से कितने परसेंटेज प्लेन एरिया है, इसका आंसर कीजिए, ठीक है। जल्दी से, जल्दी से आंसर कीजिए, कितने परसेंटेज है? जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी से, जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट फटाफट, जल्दी आंसर कीजिए। 43%, वेरी गुड, 43% बिलोंग करता है हमारा प्लेन एरिया इंडिया में। नेक्स्ट कहता है कि सरदार सरोवर बांध गोदावरी नदी पर बना है, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर, क्या ये बात सही है? यह कथन सत्य है? क्या सरदार सरोवर बांध गोदावरी नदी पर बना हुआ है, बताइए। ट्रू है सर, वेरी गुड, ये ट्रू है? वो एक सेकेंड, ये तो फॉल्स है बच्चा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, किस पे? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और यहीं पर इसी के पास एक यूनिटी का नाम बनाया गया है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, उसे कहते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये सरदार सरोवर डैम के बगल से ही बना हुआ है, ठीक है, स्टेब्लिश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ क्या जर्मनी से हुआ था? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी, जल्दी बताओ भाई, इसका तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा?
क्या जर्मनी से औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था? आप क्या कहना चाहते हो? जल्दी से आंसर करो। पीयूष, मैं टीचर्स को बोल दूंगा आपके आंसर को, आपका जो मैसेज है उसको रिप्लाई करें। डोंट वरी, आप प्लीज यहाँ पर स्पैम मत कीजिए उस बात को, ठीक है? मैंने आपकी बातों को सुन लिया, देख लिया। चलो भाई, आपकी बातों का मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया ताकि मुझे दिमाग से ना निकले। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या जर्मनी से शुरू हुआ था? ट्रू, फॉल्स है। फॉल्स है भाई। एक कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्रू। नहीं बेटा, ये जर्मनी से नहीं बल्कि इंग्लैंड से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? इंग्लैंड, अर्थात ये कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर, भारत की पहली जूट मिल क्या पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी? तो इंडिया फर्स्ट जूट जूट मिल वॉज इस्टेब्लिश इन बंगाल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये बात बिल्कुल सही है। जो जूट मिल है वो बंगाल से स्थापित की गई थी। तो फर्स्ट जूट मिल की फैक्ट्री बंगाल में। एंड पहला सूती मिल कहाँ है? ठीक है, कॉटन कॉटन मिल सबसे पहले कहाँ बनाया गया था ये बताओ। ऑल ओवर इंडिया में कॉटन मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? फटाफट आंसर करो, ठीक है? जिस बच्चे ने पेमेंट कर दिया है प्लीज यार मुझे तंग मत कीजिए। आपको 12 घंटे का समय दिया गया था, पीडीएफ डिलीवर हो जाएगा, डोंट वरी यार, ठीक है? चलो बेटा फटाफट बताओ कि जूट मिल कहां पर आया था। ये तो पता चल गया कि बंगाल में आया था, कथन सही है, लेकिन कॉटन मिल सबसे पहले कहां पर लगाया गया था? इसका आंसर कीजिए। अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। कॉटन मिल मुंबई, वेरी गुड, पीयूष ने सबसे पहले आंसर किया। कॉटन मिल जो था मुंबई पे था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या ब्रुसेल्स में है? द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपीय यूनियन इन ब्रुसेल्स। फटाफट बताओ, क्या यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर क्या है? वो ब्रुसेल्स में है। दैट इज करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 लैंग्वेज और रीजनल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाती है? आंसर करो फटाफट, हरी अप, आंसर स्पीड में आना चाहिए, आंसर स्पीड में आना चाहिए। ट्रू, यह कथन भी आपका सत्य है। दिस इज ए ट्रू फैक्ट। अब ये मुझे बताओ, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, उसमें से हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है? ये बताओ, क्या इसमें हिंदी भाषा को इंक्लूड किया गया है या फिर नहीं? इसका आंसर कीजिएगा, मैं आंसर देख लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है? चलो, मिडिल एजुकेशन एक चैनल नहीं लाखों बच्चों का भरोसा है, ऐसा एक स्टूडेंट का कहना है। थैंक यू सो मच यार। और अगर आप मिडिल एजुकेशन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हमने भी बोल दिया भाई, हमने भी तुमसे प्रॉमिस कर लिया 10th में टॉप कराऊंगा, मतलब टॉप ही कराऊंगा, चाहे तुम एमपी बोर्ड टॉपर हो या फिर चाहे अपने स्कूल टॉपर हो या अपने गांव का टॉपर हो या मोहल्ले का टॉपर हो, लेकिन टॉप ही करवाऊंगा, कहीं तुम पीछे नहीं रहोगे, आई प्रॉमिस टू। चलो भाई जल्दी बताओ। यस एस 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 नहीं है, गलत बोल रहे हो। जित बाप रे, कितने गधे बच्चे हो, कितने गधे बच्चे हो भाई साहब। आपने बोला 22 लैंग्वेज में हिंदी को काउंट किया गया है, हद हो गई। इसीलिए मैं क्वेश्चन किया था बेटा, हिंदी में काउंट नहीं किया, हिंदी को काउंट नहीं किया गया, इस चीज को ध्यान रखना। 22 लैंग्वेज में हिंदी भाषा का कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है? हिंदी भाषा है ही नहीं कहीं भारत के संविधान में, गजब हो गया। इसीलिए तो मैं आंसर किया था, मुझे पता था तुमको ये चीज नहीं पता होगा, ठीक है? 22 लैंग्वेज में हिंदी नहीं है, अब ध्यान रखना भाई। और अच्छा ये बताओ, क्या इंग्लिश है? क्या इंग्लिश भाषा को रखा गया है 22 लैंग्वेज में? जल्दी बताओ। सॉरी 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 यार, बिग मिस्टेक, आई एम रियली सो सॉरी। हिंदी भाषा को रखा गया, इंग्लिश को नहीं रखा गया है, सॉरी यार, आई एम रियली सो सॉरी। सॉरी ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती मेरे से होनी नहीं चाहिए, ठीक है? हिंदी को रखा गया है, मेरे दिमाग में इंग्लिश चल रहा था, मैंने हिंदी टर्म्स को बोल रहा था। हिंदी को रखा गया है, सॉरी इंग्लिश को नहीं रखा गया है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। और देखो ना, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। अरे इतना ही नहीं, ये भी तुम हटाओ, ये भी तुम हटाओ। आपको पता है जितना भी हमारा काम होता है सरकारी कामकाज का भाषा, है ना, जैसे चाहे आपका पार्लियामेंट का हो जाए या फिर चाहे आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हो, ज्यादातर काम अंग्रेजी भाषा में होता है। बताओ, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, लेकिन ज्यादातर भाषा अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। आपको पता है असम, कन्नड़, बघेली, बुंदेली, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, नेपाली के बाद आपका मराठी है, मराठी के बाद उड़िया भाषा जो उड़ीसा का है, ठीक है? पंजाब, मणिपुर, मैथाली, संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है? तमिल, तेलुगु, सिंधु, उर्दू और आपका संताली, ये सब भाषा का यूज किया गया है, लेकिन इंग्लिश भाषा कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो भाई, मैंने सारी भाषा का लगभग नाम बता दिया और मुझे रट्टा भी था, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर, कि
एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर कहता है आ, दूसरा नंबर कहता है बा। आओ फटाफट मैच करते हैं। ठीक है, ये कहता है तृतीयक क्षेत्र मतलब टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर ये देखो यहाँ पे लिखा है, टर्सरी सेक्टर में क्या आएगा। देखो यार मैं तुमको बता देता हूं, इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। तो अब तुम एक चीज ध्यान सुन लो, कभी जीवन में गलती नहीं करोगे। इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं और इस 3 सेक्टर को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है जिस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी में इनका योगदान है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। अब ध्यान सुन लो जरा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सारे रखे गए हैं। एग्रीकल्चर जैसे आपका पशुपालन हो गया, ठीक है, आपका पशुपालन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका मत्स्य पालन, मछली को पालना, ठीक है, फिशेस, ठीक है, इसके अलावा आपका खनन हो गया, ये सब आपका रखा गया है टर्सरी में, सॉरी प्राथमिक में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी में क्या रखा गया है, तो पहले में कृषि, दूसरे में आपका उद्योग रखा गया, मतलब जितने भी इंडस्ट्री से संबंधित काम होगा वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में होगा। कोई भी उद्योग हो, कपड़ा उद्योग ले लो, ठीक है, चप्पल बनाने का उद्योग ले लो, स्लीपर उद्योग, ठीक है, और आपका कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आपका कफ बनाने का हो जाए, लैपटॉप बनाने का हो जाए, कोई भी, ये रखा जाता है सेकेंडरी में। एंड टर्सरी में लिखा जाता है सेवा क्षेत्र, जो आपको सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये आपका बैंक हो गया, बैंक आपको सेवाएं देती है। जैसे मैं स्वयं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, तुम्हारी हेल्प करता हूं, ये सेवाएं प्रोवाइड कराता हूं, तो मतलब ये सब रखा गया है आपके किसमें, टर्सरी में। आपका परिवहन हो गया, आपको एक स्थान दूसरे स्थान जाना है, ये भी आपके इसमें रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या और रखा गया है, संचार। संचार मतलब जैसे तुम बातचीत करते हो, जैसे अभी तुम मोबाइल फोन से वीडियोस देख रहे हो, मतलब मोबाइल फोन से वीडियोस देख रहे हो, मतलब ये जो वीडियोस है वो संचार में काउंट होगा एंड ये आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सेक्टर कंफर्म हो गया होगा। अब इस सेक्टर से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए हाइब्रिड में रखा गया है। आप पेपर उठा के देख लेना 2022 का, पेपर उठा के देख लेना 23 का, पेपर उठा के देखना आप 24 का, डेफिनेटली यहां से सेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपके केवल और केवल सही जोड़ी में आएगा। एक सेकंड ना, यहां पर यार एक सेकंड, यहां पर गलत हो गया, यहां पर एक वाक्य लिखा जबकि यहां पर होना चाहिए सही जोड़ी। ठीक है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, यहां पर अभी मैं देखा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं यहां पर करा रहा हूं। चलो टर्सरी सेक्टर क्या बोलता है, तो टर्सरी में क्या आएगा भाई, टर्सरी में आपका आ जाएगा संचार, परिवहन एंड बैंकिंग। ये देखो यहाँ पर लिखा है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टिंग एंड बैंकिंग, तो इससे इसका आंसर आपको मैच कर देना है। ठीक है, थर्ड वाले का, ठीक है, इससे आपको मैच करना है इससे। नेक्स्ट क्या कहता है, प्राथमिक क्षेत्र, तो मैंने पहले बोला जितने कृषि से संबंधित कार्य आएंगे, जैसे आपको देखो ना, कृषि, खनन और मत्स्य पालन, ये आपके टर्सरी में आएगा, सॉरी सेकेंडरी, प्राइमरी में आएगा, प्राइमरी में आएगा, तो ये प्राइमरी से मैच कर दो इसे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेपोलियन की हार, रॉलेक्ट एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट आया था 1999 में, ठीक है, 1919 में, इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है बेंगलुरु को। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी कहाँ का है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो इससे मैच कर दो। एंड नेपोलियन की हार 1985। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये होता है खत्म। लो भाई, हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज में करा दिया हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, इतने में किसी की दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ही गलत है, 1815 में। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए फटाफट एक वाक्य में उत्तर देते हैं जल्दी। हाँ, नेपोलियन की हार 1815 मैंने सही कर दिया, आप वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, चलो एक वाक्य में उत्तर दीजिए फटाफट, एक वाक्य में उत्तर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर कहता है हवाई जहाज बर्तन, हवाई जहाज बर्तन बनाने में किस धातु का यूज किया जाता है, मतलब हवाई जहाज के जो पार्ट्स होते हैं, बर्तन मतलब यहाँ पर पार्ट्स की बात कर रहा है, हवाई जहाज के जो पार्ट्स होते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं। विच मेटल इज यूज्ड इज मेकिंग एरोप्लेन अंटिल्स। ठीक है, हवाई जहाज के पार्ट जो होते हैं वो किससे बनते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे हाइब्रिड सैंपल पेपर चाहिए। अगर आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो 7470 705 703 वाले व्हाट्सअप नंबर पर, और जा करके सिंपल सा हाइब्रिड सैंपल पेपर को आप वहां से मांग सकते हो। ठीक है, वहां की पूरा डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। हाइब्रिड सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूरा पूरा क्वेश्चन यहीं से फोड़ देता है, इसलिए आप परचेस कर सकते हो। अगर इन्फॉर्म चाहिए तो रुक लो, जस्ट वेट, मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्म दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। और हाइब्रिड को अच्छे से पढ़ ही लेना। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके यही भी नंबर अनुरोध करूंगा, अगर तुमने हाइब्रिड को खरीद लिया है, हाइब्रिड को पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि तुम पूरा किताब पढ़ने बैठो। हाइब्रिड को पढ़ लोगे, तुम्हारी किताब धरी धरी रह जाएगी, लेकिन हाइब्रिड तुम्हें टॉप करा देगा। ठीक है, अरे यार हाइब्रिड है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है, देखो हाइब्रिड सैंपल पेपर का लुक कुछ इस प्रकार से है, लुकिंग नाइस अबाउट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, देख लीजिए।
ठीक है। यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट का प्राइस रखा गया था 150 रुपीज, लेकिन आप लोग के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए इसको कम किया गया है एंड 130 रुपीज में ये प्रोवाइड करा जा रहा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स कॉम्बो लेना चाहते हैं तो ये इसका रेट था आपका 600 रुपए, लेकिन कॉम्बो आपको 2 विषय का मिलेगा, साइंस एंड सोशल साइंस का 250 रुपए में। तो मैं कहता हूं आप कॉम्बो ही परचेस कर लो। क्या है कि एक बार परचेस कर लोगे, मेरी टीम आपको दोनों विषय में ऐड कर देगी, फिर आपको ये मैसेज नहीं करना पड़ेगा सर ऐड करो ऐड करो ऐड करो सर ऐड करो। ये मैसेज आप एक बार कर दो, एक बार में ऐड हो जाओगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर का पेमेंट करने के बाद आपको 12 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 12 घंटे तक में आपको पीडीएफ डिलीवर करा दिया जाएगा। पेमेंट कैसे करेंगे, यहां पर आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद सिंपल सा इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी शेयर करना है। 12 घंटे के अंदर पीडीएफ डिलीवर हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती क्या है जरा ध्यान सुन लेना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक बार पेमेंट कर दिए, ठीक है, पेमेंट करने के बाद वो बार बार मैसेज करेंगे, हर 10-10 मिनट में मैसेज करेंगे, उनको लगता है कि हमारा पैसा डूब गया। लेकिन मिडिल एजुकेशन जो आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहा है वो कोई फ्रॉड नहीं है, रियल में आपको हाइब्रिड मिलेगा। और आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को मिल भी गया है, शायद आपका दोस्त भी उनमें से हाइब्रिड को खरीदा हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को मिल गया है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, आपको मिल जाएगा। बार बार मैसेज करने से क्या होता है, आपका मैसेज टॉप में आ जाता है, फिर मैसेज किए फिर टॉप में आ गया, फिर मैसेज किए फिर टॉप में आ गया। और हमारी टीम जो होती है वो नीचे से मैसेज को देखती है, जो ओल्ड स्टूडेंट है पहले उनका देखे फिर ओल्ड का देखे, और आप क्या करते हो ऊपर ऊपर बार बार स्पैम करते रहते हो, तो आपका कमेंट टॉप में रहता है हमेशा। तो नीचे अगर जैसे हमारी टीम पहुंची 2 बजे तक पहुंच गई, ठीक है, 2 बजे तक का वो अटेंड कर दी, आप पहले 2 बजे पेमेंट किए थे, फिर आपने मैसेज किया तो आपका ऊपर आ गया, 4 बजे का मैसेज क्या आ गया आपका, फिर 6 बजे का हो गया। इस चक्कर में तुम्हें मिल ही नहीं पाता है, तुम्हारे ओवर होशियारी के चक्कर में तुम्हारा लॉस हो जाता है। फिर कहते हो मिडिल एजुकेशन ने हमें हाइब्रिड दिया ही नहीं, हमारा पैसा ले लिया, दिया नहीं, गलत किया है। अरे भैया मिडिल एजुकेशन गलत नहीं कर सकता, ठीक है, मिडिल एजुकेशन को नहीं चाहिए तुम्हारा 100-200 रुपए भाई, लेकिन स्कैम नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप बाकायदे ट्रस्ट कर सकते हो, पढ़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। मैं क्लेम करता हूं 60%, लेकिन डेली के एग्जाम में 60 से ऊपर देखने को मिलता है। मैं इतना ही क्लेम करूंगा भाई, मैं इससे ज्यादा क्यों बोलूं, है ना। कुछ बच्चे तो इवन ये तक कमेंट करते हैं कि ऐसा लगता है सर कि आपके हाइब्रिड को देख करके ही एमपी बोर्ड ने पूरा पूरा पेपर बनाया है। तो ऐसा बच्चे कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हवाई जहाज में किस धातु का यूज होता है, तो एल्यूमिनियम का यूज होता है। नेक्स्ट कहता है कपास जिसे तुम कॉटन भी कहते हो, ये किसका पहला प्रतीक था, कि व्हाट वाज कॉटन द फर्स्ट सिंबल ऑफ, कॉटन जो है किसका प्रतीक था, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। कॉटन किसका प्रतीक है, जल्दी आंसर करें। तो कॉटन जो है वो नए युग का प्रतीक है, मतलब नया जो आपका न्यू चला है टाइम पीरियड, उसका प्रतीक है कॉटन, और कॉटन से ही इसका शुभारंभ माना जाता है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, व्हेन डिड द रोलेक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स, ये कब आया था, तो ये आया था आपका 1919 ने। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है, रिलीज्ड, हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको जारी करने वाला कौन है, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो जल्दी आंसर करो भाई, कि ये मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है। तो इसका सही आंसर लिखना है यूएनडीपी। अब मुझे बताओ, क्या किसी स्टूडेंट को इसका फुल फॉर्म पता है यूएनडीपी का, जल्दी बताओ, क्या किसी स्टूडेंट को पता है, अगर पता है तो आंसर कीजिए फटाफट। ठीक है, जल्दी बताइए, क्या आपको पता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म, जल्दी बताओ, यूएनडीपी का फुल फॉर्म पता है। अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं लिखा, मैं देखना चाहता हूं सबसे तेज आंसर कौन करता है और सबसे जल्दी कौन देता है और सही। हाँ, इसने दिया है, कार्तिक ने दिया है, कार्तिकीय करके एक आईडी है, वो बच्चा कहता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी गुड, यू आर करेक्ट, तुम्हारा आंसर 100% सही है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है यूएनडीपी, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जल्दी बताओ बेल्जियम की राजधानी क्या है, जल्दी बताइए बेल्जियम की राजधानी क्या है। चुपचाप यहां पर पढ़ाई कर लीजिए, अगर कोई हाइब्रिड सैंपल पेपर की बार बार बात करेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान सुन लो, फिर आप मेरे लाइव क्लास में लाइफ में कभी नहीं जुड़ पाओगे, फिर तुम भूल जाओ कि मिडिल एजुकेशन था कभी, फिर तुम्हारे लिए दिमाग में बस था आएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज चुपचाप पढ़ाई कर लो, जो प्रश्न पूछता हूं उसी का आंसर करो, फालतू की बकवास मत करना। मैं आपके मैसेज को देख रहा हूं जब से, कोई अच्छी बात नहीं, यहाँ पर मैं पढ़ाया जा रहा हूं और आप यहाँ पर फालतू का कुछ भी स्पैम कर रहे हो, बार बार कुछ भी कुछ लिख रहे हो। ठीक है, अब जो बच्चे कुछ कुछ लिख रहे हैं फालतू चीजें समझ गए होगी। ब्रुसेल्स, वेरी गुड, इसका आंसर आपको ब्रुसेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यूटीओ
व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WTO? WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम क्या है? आंसर कीजिए। WTO का फुल फॉर्म जल्दी आंसर करो भाई, क्या है? अब तो फुल फॉर्म तो मैं पूछूंगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फुल फॉर्म आता है, ठीक है? ध्यान सुन लो बच्चा, जब तक सूरज चांद रहेगा मिडिल एजुकेशन का नाम रहेगा। नाम तो आप लोग करेगा जब एग्जाम में टॉप कर जाओगे तो जीवन भर तुमको लोग जानेंगे, हमको तो कोई नहीं जानेगा। सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, दोनों ही मीडियम में वीडियो लाया करो प्लीज। ओके डन, डन, आपने जैसा बोला मैं वैसे ही करूंगा। WTO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हिंदी में बोलूं तो विश्व व्यापार संगठन। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा ध्यान सुने। देखो बच्चा पार्टी, जब आपसे पूछे ना WTO का इसका मुख्यालय क्या होगा, सॉरी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप हिंदी मीडियम के हो ना, तो आप ये मत लिखना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये मत लिखना, नंबर काट लेगा। आपको लिखना पड़ेगा W मतलब होता है वर्ल्ड, T मतलब होता है ट्रेड, और O मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों चीज आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस इंग्लिश में करना, हिंदी में मत लिखना। इस चीज को ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में लिखोगे नंबर पूरा दिया जाएगा, हिंदी में लिखने पर नंबर काट लेते हैं टीचर्स। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर कहता है अब हमारे जितने भी OT क्वेश्चंस थे सेट नंबर C के कंप्लीट होते हैं। हमारा छठवां नंबर कहता है कि सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताओ भाई सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो सिंपल सा मैं आंसर दिखा दूंगा, बाकी मैं यहाँ पर समझा देता हूं। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि आप ग्रोथ तो करो, आप आगे तो बढ़ो, लगातार आगे बढ़ो, नॉन स्टॉप आगे बढ़ो, लेकिन इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, यह कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत पोषणीय। मतलब आप लगातार आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंट को कोई हानि ना पहुंचे, यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सॉइल कन्वर्जेशन क्या है? ठीक है, मृदा का संरक्षण क्या है? तो सिंपल सा मिट्टी को बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मिट्टी को हानि होने से बचाना, लॉस होने से बचाना, मिट्टी का कहीं क्षरण ना हो, वो कहलाता है आपका मृदा संरक्षण। बाकी इसका आंसर अवेलेबल है, मैं सबका आंसर लेकर के आऊँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड का, ठीक है, ये लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सतत पोषणीय विकास, ये आंसर लिखा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको समझना ही सही है, और अपने लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे ज्यादा बेहतर माना जाएगा। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर लिखा गया है मृदा संरक्षण का अर्थ होता है मिट्टी को क्षरण या कटाव या बंजर होने की प्रक्रिया से बचाना। इसमें वृक्षारोपण, कंटूर खेती मतलब कंटूर फार्मिंग, ठीक है, और ट्रेसिंग और फसल चक्रण जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एंड इंग्लिश में आंसर अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो इस आंसर को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं तो ये कहता हूं आप यहां पर समझो, आंसर आपको स्वयं से उठाना है। नेक्स्ट कहता है 7th नंबर, झूमिंग कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है? वाई व्हाट नेम इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन, मतलब झूमिंग कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, देखो झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, और इसको झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है, कई सारे इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, कुछ जगह आपको इसे मिल्पा भी कहते हैं तो कुछ जगह इसे चिल्पा भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे नाम है, आप लोग ज्यादा नहीं, 2 नाम याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके 2 नंबर का, तो आपको 2 आपको याद रखना, बाकी 2 आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अथवा में कि रबी की फसल क्या है? व्हाट इज रबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल देकर के समझाना है रबी की फसलें क्या है। इसका मैं ट्रिक बताता हूं जो कि तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखना जरा इसकी ट्रिक को, इसके ट्रिक को समझना। व्हाट इज दिस रबी क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप क्या है? अब देखना बेटा, महीना में तुमको पता होगा कि साल में 2 बार मुख्यतः खेती होती है, एक होती है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी होती है रबी क्रॉप्स। मुझे पता है इसका डेफिनेशन बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं, इवन जब मैं भी तुम्हारे जैसे क्लास में पढ़ाई कर रहा था, मुझे डेफिनेशन हमेशा भूल जाता था। अरे क्लास छोड़ो यार, मुझे 12th के बाद भी जब मैं कभी देखता था ना व्हाट इज दिस रबी क्रॉप, जैसे मैं भी पढ़ा हूं तो मुझे 2 माह तक याद रहता था। एंड फिर तुम रैंडम मेरे से पूछो कि सर हेलो सर एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस रबी क्रॉप, तो फिर मैं भी कंफ्यूज होता था, फिर मैं भी क्लियर करता था, वही गूगल का सहारा लेता जैसे तुम आजकल लेते हो। अब मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप कभी नहीं भूलोगे कि क्या होता है रबी क्रॉप्स। ठीक है, देखो यार, रबी क्रॉप्स कुछ और नहीं होता है, आप याद रखना अक्टूबर, क्या याद रखोगे? अक्टूबर का महीना। ठीक है, और रबी को आप उल्टा कर दो तो आएगा बर। ठीक है, रबी को उल्टा कर दो तो बर आ जाएगा या फिर बीर आ जाएगा, ऐसा कर लो, तो इसे हम बर कर दिए। अंतिम में लिखा है अक्टूबर और इसके अंतिम में आया बर, इसको उल्टा करने पर तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है उसे कहते हैं रबी की फसलें। बस अब तुमको रबी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेटली तुमको खरीफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब अक्टूबर नवंबर में तो लग जाती है भाई साहब ठंडी, अक्टूबर नवंबर में ठंडी लग जाती है। तो ठंडी में क्या होता है, ठंडी हो या बरसात, क्या होता है भाई, सबसे अधिक इस टाइम पे धान की खेती होती है। अभी किसकी फसल बुआई, आपके यहाँ अभी किसकी फसल लगी हुई है, अभी जो फसल लगी है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में क्या क्या आता है, चना हो गया आपका, गेहूं हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सब खरीफ में आएगा। लेकिन फिर इस टाइम पे आपका धान लगेगा, आपके यहाँ पर धान की खेती होगी, ठीक है, ये सब आपका कहलाता है रबी की क्रॉप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि भारत में कृषि पर आधारित उद्योग का नाम लिखो। व्हाट्स द नेम ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ऐसा कौन कौन सा उद्योग है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। कई सारे हैं, कई सारे हैं, ठीक है। एक आध का नाम हम बताएंगे सर, हाँ बिल्कुल बताएंगे। कृषि आधारित उद्योग आपका हो गया सूती मिल, भाई साहब सूती जो है वो कृषि से निकल के आता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपका हो गया कृषि आधारित उद्योग है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, आपका रेशम मिल हो गया, ये भी कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। तो ये सब आपको दो लिखकर कंप्लीट करना है, दो ही लिखना, ज्यादा मत लिखना। बाकी आंसर देख लो, 8वें नंबर का आंसर यहाँ पर अवेलेबल है, एंड ये रहा आपके सामने 9वें नंबर का आंसर। एक सेकंड ना, भारत में कृषि आधारित उद्योग ये रहा, देखो कपड़ा मिल, चीनी मिल, उद्योग मिल, डेयरी मिल, ये सब है, ठीक है। बस इतना तुम्हें लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कहता है हमारा अथवा वाला कि आधारभूत उद्योग से क्या आशा है, व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक इंडस्ट्री। देखो आधारभूत उद्योग कुछ और नहीं होता, जो आपके बेस को खड़ा करता है, ठीक है। जैसे आपको बनाना है, घर बनाना है, ठीक है, घर बनाने के लिए कुछ सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट आपको निकालेगा कुछ इंडस्ट्री। इसके अलावा आपको छड़ चाहिए, छड़, ठीक है, सरिया चाहिए, रॉड चाहिए, तो रॉड जो है वो कुछ उद्योग निकालेगा। तो ये नहीं कहते हैं आधारभूत उद्योग, मतलब जो हमारे बेसिक डिमांड को कंप्लीट करते हैं वह कहलाता है आधारभूत उद्योग। इतना लिखना है, बाकी आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख लो। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल, मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका इस्पात उद्योग, देखो अभी मैंने बोला ना, घर बनाने के लिए जैसे हमें क्या चाहिए, सरिया चाहिए, ठीक है, इस्पात चाहिए, तो ये हो गया। एंड सीमेंट के भी मैंने अभी उल्लेख किया, एंड यही आपका कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि बंदरगाह एवं पतन में क्या अंतर है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड पोर्ट, ठीक है। पोर्ट एंड पोर्ट, मतलब बंदरगाह को भी पोर्ट कहेंगे और इसको भी पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पर लिखा गया है, जो बंदरगाह ये वाला पोर्ट होता है, ठीक है, पतन को हायर बोट कहते हैं, ठीक है, पतन को हायर बोट कहते हैं, उसको पोर्ट कहते हैं। तो जो आपका बंदरगाह होता है समुद्री मार्ग से व्यापार करने का स्थान होता है, ठीक है। समुद्री मार्ग से अगर व्यापार करना है तो बंदरगाह करोगे, और अगर पतन जो है तो जहाजों को आश्रय देने के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान होता है। अरे सिंपल सा यार, बंदरगाह का मतलब होता है जो आपका पोर्ट होता है, तो यहां से व्यापार होता है केवल, ठीक है, यहां से व्यापार होता है, मतलब जहाज आई, यहाँ पे तट पे खड़ी किया और सामान को उतारा, सामान को उतारने के बाद अगेन वो रिटर्न चला गया, ये आपका पोर्ट कहलाएगा। लेकिन जो पतन होता है मतलब हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट में कुछ और नहीं होता, जहाज आती है, जो जिस जहाज को 1-2 दिन तक खड़े रहना होता है, वो जाकर के अपना पतन के साइड में लगाएगी और यहाँ पर जहाज खड़ी है, ठीक है, जहाज खड़ी है, जहाज खड़ी है, ये होता था आपका, बस खड़ी है जहाज, इसे कहते हैं हाई पोर्ट। ओके, बस इतना ध्यान रखना है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके चलो, अब इसका आंसर आप लोग कीजिए, बहुत देर से मैं कुछ आपसे पूछा नहीं हूं सर, हिंदी में भी, अरे अच्छा अच्छा, हिंदी में देखो, बंदरगाह क्या होता है, जहां से समुद्र का व्यापार होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। और पतन किसे कहते हैं, पतन उसे कहते हैं जहां पर समुद्री जहाज आके ठहरती है, मतलब जहाज के रुकने का स्थान आपका पतन कहलाता है। जिस प्रकार से आपकी हेलीकॉप्टर जहां पर उतरती है उसे कहते हैं हेलीपैड, या फिर आपका हवाई अड्डा, ठीक है, वैसे ही आपका ये पतन है। और जहां से आना जाना लगातार लगा रहता है उसे कहते हैं आपका बंदरगाह। ओके गॉट इट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सर के लिए 1 लाइक्स कर दिया करो, अमन कह रहा है, हाँ यार 1 लाइक, वन लाइक कर दिया करो यार, अमन का ठीक कहना है, अमन को तो 1000 कहना है, लेकिन 1000 अमन सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं। हाँ यार 1 लाइक तो कर दो यार, हमें भी अच्छा लगी, चलो लाइक कर दो यार, और शेयर नहीं करोगे, तुम्हारे लिए तो हाइब्रिड करा रहा हूँ यार। और हाइब्रिड मतलब तुमको पता है ना, कुछ खास नहीं है, लेकिन हाइब्रिड मतलब तबाही है। हाइब्रिड का दूसरा नाम अगर तुम तबाही दोगे ना, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कहलाएगा, है ना, मतलब हम यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं कर रहे, तुमको तो पता है हाइब्रिड 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 क्या होता है हाइब्रिड। चलो आप नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अथवा में, अथवा कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन किन महानगरों को जोड़ा जाता है, which metros are connected under the golden quadratic scheme। चल भाई बता दी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रेटल स्कीम के अंतर्गत किस किस महानगरों को जोड़ा गया है। आंसर आना चाहिए बहुत तेजी से भाई साहब, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। बोलोगे आप सर आप क्यों नहीं बताओगे, अरे भाई मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है, लेकिन आंसर मैं तुमसे देखना चाहता हूँ तुम्हें कितना पता है, ठीक है।
जल्दी आंसर करो, अभी तक किसी का नहीं आंसर। सर अगली क्लास कब होगी? अरे अगली क्लास हो जाएगी यार, अभी ये तो खत्म होने दो, अभी हाइब्रिड तो पढ़ लो। हाँ मैथ में करा दूंगा, डोंट वरी। एलेक्स पटेल जी, मैं मैथ्स करा दूंगा बेटा। 6 लेन, व्हाट? क्यों रे? इस 6 लेन किसने बोला है? इसको पकड़ के लाओ, ये है कौन? है कौन 6 लेन? अच्छा बेटा कार्तिकीय, तुम 6 लेन कह रहे हो? तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम गलत कैसे कह सकते हो? 6 लेन नहीं है। 75%। ये क्या बता रहे हो? 6 लेन सुपर हाईवे? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो भाई। मैंने ये तुमसे नहीं पूछा है कितने लेन का होता है, तुम हमें पागल मत बनाओ। मैंने तुमसे पूछा है कि किन किन शहरों को जोड़ते हैं। मतलब देख रहे हो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, शहर का नाम नहीं पता तो हमको बता रहा है सर 6 लेन होता है। अरे हम क्या करेंगे जान के कितने लेन का होता है ना? हमारे लिए तो 1 लेन ही काफी है। तुम ये बताओ किस किस शहर को जोड़ता है, प्रश्न ये है। गजब पागल बनाया जा रहा है, बच्चे पागल बनाते हैं टीचर्स को। हाँ रोहित का आंसर आया, मुंबई कोलकाता चेन्नई एंड दिल्ली। क्या सही आंसर है? क्या आंसर सही है? हाँ जी आंसर तो सही है। देखो कुछ बच्चे 3 3 शहर का नाम दे, अरे भैया एग्जाम में 100% आएगा, लिख के ले लो। मैं सिग्नेचर कर दूं इस क्वेश्चन में? ले भाई रेड मार्क चला देता हूँ। लिख के आएगा, लिख के ले ले, लिख के तू देख लेना अपने पेपर में। इसीलिए मैं इतना टाइम, जिस क्वेश्चन में इतना टाइम दे दूं, समझ लो भाई साहब तबाही वाला क्वेश्चन है वो, तो उसको तो छोड़ नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे विच इज कॉल्ड। वेरी गुड पलक। पलक ने पूरा डिटेल लिख दिया कि इसे गवर्नमेंट लॉन्च करती है और 6 लेन का सड़क है और इसको 4 शहरों को जोड़ता है। अब देख भाई इसका ट्रिक कैसे याद रखेगा, मुझे पता है तू भूल जाता है ना? बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, और जिसको याद है तो देन बेहतर, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे ना दरअसल में इसके लिए एक चीज चाहिए, वो मैं चीज जरा थोड़ी वेट करोगे क्या? जरा मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये 6 लेन तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि लाइफ में तुम्हें दोबारा इसमें मुड़ के ना देखना पड़े। इसके लिए वेट कीजिएगा थोड़ी, 1 सेकंड ना, माई इंटरनेट इज वेरी पुअर। गॉट इट। थोड़ी वेट कीजिएगा बच्चा पार्टी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। बोलोगे सर कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अरे दिखेगा ना, सब्र करो मेरे यार। ये आ गया भाई हमारा इंडिया मैप, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ठीक है, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तुम सब हिंदुस्तान के निवासी हो ना? ये रहा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और देखिए हमारे प्यारे हिंदुस्तान का लुक कुछ इस प्रकार से है ना? इस प्रकार से दिखता है हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में यहाँ पर दिल्ली बैठा हुआ है, ऊपर सर पे दिल्ली बैठा हुआ है, यहाँ पर हमारा दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है? मुंबई है। यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर हमारा चेन्नई है, और यहाँ पर हमारा बैठा है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता यहाँ पर नहीं है, वेस्ट बंगाल कोलकाता, यहाँ पर है कोलकाता। ठीक है, इस प्रकार से दिल्ली, इस प्रकार से यहाँ पर मुंबई, इस प्रकार से यहाँ पर चेन्नई, और इस प्रकार से कोलकाता बैठा है। नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या लिखा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज लिखा है। चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जिसमें 4 भुजा बने, मतलब 4 भुजा बने वही तो चतुर्भुज कहलाता है। एग्री करते हो मेरे बात को? जिसमें 4 भुजा बने वही चतुर्भुज कहलाता है। एंड देखो ना इसमें 4 भुजा बन रहा है। सबसे पहले एक रूट आपका ऐसा गया, मैं रेड पेन का इस्तेमाल करता हूं। एक रूट आपका ऐसा गया, दूसरा रूट आपका ऐसा आया है, तीसरा आपका ऐसा गया है, और चौथा जो रूट है वो आपका ऐसा आया है। आप खुद देख सकते हो ये चतुर्भुज बना रहा है, इसलिए इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। यही है स्वर्णिम चतुर्भुज, और यही इस प्रकार से चतुर्भुज बनाता है। और ये सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि हमें जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे कनेक्टिविटी आसान हो जाए। ये 6 लेन का है, मतलब 6 लाइनें इसमें गई है। इसमें गाड़ियां है ना, ये रफ्तार से भगती है भाई साहब, क्या ही बोलना। ठीक है, इसमें कोई धीरे धीरे नहीं चलता है। तो ये है 6 लेन, और ये गवर्नमेंट लॉन्च करती है बड़े बड़े शहर को कनेक्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और याद रखिएगा इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पिकेटिंग का क्या आशय है? व्हाट डज पिकेटिंग मीन? तो ये आंसर इसका लिखा गया है पिकेटिंग का। पिकेटिंग क्या होता है? पिकेटिंग का अर्थ विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी स्थान पर खड़े होकर किसी कार्य को करने की रोकने की कोशिश करना ही पिकेटिंग कहलाता है। जैसे हड़ताल के दौरान फैक्ट्री में प्रवेश होना से रोकना। देखो पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? पिकेटिंग कुछ और नहीं है। जैसे आप लोग कोई चीज़ का हड़ताल कर रहे हो, ठीक है, हड़ताल कर रहे हो कि यार ये हमें नहीं करना है, और
आप वो हड़ताल कर रहे हो, लेकिन वहां पर तुम्हें पुलिस या फिर तुम्हें गवर्नमेंट रोक रही है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करना है। जैसे तुमने फैक्ट्री पर हड़ताल किया, तो फैक्ट्री जिसका है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति का, वो तुम्हें हड़ताल कर रहा है कि नहीं फैक्ट्री के अंदर नहीं जाओगे, तुम आग लगा दोगे क्योंकि तुम भी आक्रोश में हो। उसे कहते हैं पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है तुम्हारी जो आपका विरोध करने का तरीका है उसको दबा देना। नेक्स्ट कहता है रॉलेट एक्ट क्या था, तो कुछ नहीं था यार, ये तो एक काला कानून था जो कि अंग्रेज द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। 1999 में लाया गया था। तो आपका आंसर देख सकते हो कि 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया दमनकारी कानून था, जिसके तहत बिना मुकदमे या फिर बिना किसी सबूत के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। देखो रॉलेट एक्ट क्या था। आज के वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है कि अगर तुम गिरफ्तार होगे तो बाकायदे तुम्हारे लिए वारंट जारी होगा। लेकिन काला कानून क्या था, गुस्से में होकर के बाहर बैठे हो, ठीक है, बाहर बैठे तुम गुस्से में तो रहोगे, तो गुस्से में रहोगे, जैसे ही पुलिस अधिकारी आएंगे और लगे कि लड़का गुस्से में यार मतलब ये तो उल्टा सीधा कुछ कर देगा, तो तुमको उठा के ले जाएगी, तुमको जेल में डाल देगी। अबे ये क्या नियम है यार, मम्मी ने कूटा इसलिए गुस्सा है। ठीक है, तो ये होता था भाई, इसे कहते हैं रोलेट एक्ट। इसका बहुत विरोध हुआ, जम के विरोध हुआ, और विरोध होना भी था। ऐसे थोड़ी ना कि कोई गुस्सा है, कोई घर के काम से गुस्सा है तो उसको तुम उठा के ले जाओ, ये गलत बात है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना था। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है 11वां नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र का नाम बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। राइट द नेम ऑफ एलिगेंट नेशनल एंड एक्सेस नेशनल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या है जरा इसे समझ लो। देखो क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई हुआ था ना, तो विश्व के जितने भी देश हैं दो गुटों में बट गए थे। अरे जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, तो एक साइड तुम्हारे सारे दोस्त हो जाते हो, एक साइड दूसरे क्लास के पूरे लड़के हो जाते हैं। फिर देखो लड़ाई मची है, धड़ाम धड़ाम से एक दूसरे की कुटाई कर रहे हो, है ना। फिर जब टीचर आते हैं तुम लोग को अच्छा कनबुड्डी लगा के और तुम क्लासरूम से बाहर भगाते हैं, इस स्कूल से आपको हटा देते हैं। तो ये दो गुटों के बीच जो लड़ाई होती है उसे कहते हैं मित्र राष्ट्र। तो एक गुट वाले अपने आप को बोलते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट वाले अपने बोलेंगे धुरी राष्ट्र। बस इसी का नाम तुमको बताना था, एंड नाम यहाँ पर लिखा गया, टेक स्क्रीनशॉट। मित्र राष्ट्र आपका क्या हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र क्या हो गया आपका, जर्मनी, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य। मतलब आपके रसिया ओटोमन साम्राज्य मतलब जो उस टाइम पे आजाद नहीं हुए थे, वो जितने थे वो सब इसमें आ गए थे। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, ये बताओ सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने जब लड़ाई किया था तो इंडिया किसके साइड था, मित्र राष्ट्र साइड था या धुरी राष्ट्र साइड था, ये बताओ। अब बोलोगे सर क्या इंडिया लड़ाई किया था, हमें तो ये भी नहीं पता है। अरे हाँ रे, इंडिया के कुछ लोग उठा ले गए थे जबरदस्ती, बोले चलो लड़ना पड़ेगा तुमको, उठा ले गए भाई। कब हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से लेकर के 1944 तक उठा ले गए जबरदस्ती, चलो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो बताओ कि इंडिया किसके तरफ से लड़ाई किया था, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र, ठीक है, फटाफट बताओ चलो। बूस्टर डोज के लिए कमेंट करो, अरे भैया बूस्टर डोज मिल जाएगा, जल्दी बताओ। मित्र राष्ट्र, वेरी गुड। हाँ एलिगेंट नेशनल, वेरी गुड। ये मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ाई लड़ा था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन था ना और हम लोग ब्रिटेन के उस टाइम पे गुलाम में थे, ठीक है, वो अपने चंगुल में हमें दबा के रखा था तो हमें उठा ले गया, ठीक है, हमें उठा ले गया, बोला कि यार चलो वहां से लड़ाई लड़नी है। तो इस प्रकार से हम लोग मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ाई लड़े थे। बाकी हमने बोल दिया था, मतलब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोल दिया था यार हमें मतलब लथेड़ो यार इस लड़ाई में। बोला नहीं, नहीं लड़ोगे, हम तुमको ऐसे ही चंगुल में दबा के रखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी हुआ था, ठीक है। तो भाई फिर हमको जाना पड़ा यार, क्योंकि हमें भी तो अपना स्वार्थ चाहिए था ना, हमें भी तो छुटकारा चाहिए अंग्रेजों से। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉर्न लॉ क्या है, तो कॉर्न लॉ कुछ और नहीं है, कॉर्न तुम खाते हो, स्वीट कॉर्न, अरे वही स्वीट कॉर्न जो तुम खाते हो, और उसी पर अंग्रेजों ने कानून पर टैक्स लगा दिया था कि अगर तुम स्वीट कॉर्न उत्पादन करोगे या फिर खाओगे तो तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, वही कहलाता है कॉर्न लॉ। मतलब भुट्टे पर कानून यार, मक्का पर, तुमको सब पता है। चलो नेक्स्ट कहता है 19वां नंबर, ये सॉरी 12वां नंबर, 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने कौन समस्या आई थी। व्हाट प्रॉब्लम डिड द वीवर्स एंड आर्टिजम फैक्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से, ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अथवा में कहता है कि स्टेपलर और पुलर क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टेपलर एंड पुलर। तो ये रहा आपके सामने आंसर, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेपलर और पुलर, स्टेपलर वो व्यापारी होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से ऊन खरीद करके शहरों में बेचते थे, और पुलर क्या होता था, पुलर वो कारीगर होते थे जो ऊनी कपड़े को मजबूती और मुलायम बनाने के लिए धोते और दबाते थे। मतलब स्टेपलर कुछ और नहीं था, ये क्या करता था ग्रामीण से लेकर के, ठीक है, जो आपका रूरल एरियाज होता था इससे ऊन को खरीद करके और शहर में सेल करता था, और जो आपका पुलर होता था वो पुलर इससे क्या बनाता था, ठंडी वाले कपड़े बना दिया करता था। नेक्स्ट हमारा कहता है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई है, जिसको मैंने ऊपर कवर अप कर लिया है, इन विच कंट्रीज आर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड। चलो बताओ फटाफट आंसर, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ आया था, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा।
अथवा हम कहता है कि गाथा गीत से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेट सॉन्ग्स। ठीक है, गाथा गीत क्या होता है, इसका बारे में आंसर आपको करना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 14 नंबर, अच्छा इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। ठीक है, अब हमें स्पीड में निपटाना है यार, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये रहा आपके सामने गाथा गीत का आंसर लिखा गया, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि आम चुनाव से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होता है, आम चुनाव। ठीक है, तो आम चुनाव इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, सब इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड पेपर है भाई, हाइब्रिड से तो वैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तुम अभी इसमें भी इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हो। मतलब देख रहे हो, एक एक बच्चा ऐसा है जो पहले पूरे किताब से बनवाया कि सर हाइब्रिड लॉन्च करो, फिर मैंने हाइब्रिड लॉन्च किया, अब कहता है हाइब्रिड में भी इंपॉर्टेंट बता दो। अरे यार, गिन के टोटल 23 प्रश्न रखे गए हैं, अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बता दो, और क्या चाहिए तुमको। आम चुनाव क्या है, मतलब जनरल इलेक्शन की बात कर रहा है, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, जनरल इलेक्शन। आम चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करती है। ठीक है, ये तुम्हें लिखना है। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लो भाई साहब, जनरल इलेक्शन आर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन विच पब्लिक वोट्स टू इलेक्टेड देयर रिस्पॉन्सिबिल, बस इतना तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कहता है राजनीतिक पार्टी का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करता है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है कि जो उसका नेता पक्ष का होता है, उसके सारे आलोचनाओं का बाहर निकाल के लाता है भाई कि ये कमियां हैं, इसको दूर करो, और आपके देश को आगे बढ़ाने में काफी योगदान करता है अगर आपका विपक्ष मजबूत है। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टी कई सारे कार्य हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कार्य लिखे गए हैं पूरा फटाफट। सबसे पहले राजनीतिक पार्टी का मुख्य कार्य सरकार बनाना, नीतियां बनाना और जनहित के लिए मुद्दा उठाना। जनहित मतलब वही जो मैं बोला ना कि जो सरकार है इसको विरोध करना, तो वही कहलाता है जनहित। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप इंग्लिश में देख लो। द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू फ्रॉम अ गवर्नमेंट एंड क्रिएट पॉलिस एंड एड्रेस पब्लिक इशू को दूर करना। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है 15 नंबर की लोकतंत्र के निर्माण लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखो। मतलब ऐसा क्या कारण है जिसका लोकतंत्र में काफी आपके निर्णय में डिले किया जाता है। ठीक है, राइट द रीजंस और डिले एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इन डेमोक्रेसी। मतलब ऐसा क्या रीजन है कि डेमोक्रेसी में हम डिसीजन लेकर काम करते हैं, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र मतलब सारे पब्लिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। ठीक है, तो इसलिए डिसीजन लेने में कई सारी दिक्कतें होती है, मतलब कई सारी दिक्कतें मतलब टाइम लगता है। और तुम देखे होगे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यही चलता है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है भाई, आराम से डिसीजन देते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करना है एक चीज को। ठीक है, तो यह इसका आंसर लिखा गया, टेक अ स्क्रीनशॉट। बाकी आप अथवा का देख लो, लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका, तो यहाँ पर लिखा गया है, देख लो, मेंशन आर 2 रूल्स ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी, एंड यहाँ पर दोनों रूल्स लिखा गया है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्या कह रहा है, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषता बतानी है, राइट टू कैरेक्टरिज्म ऑफ द ओरिजिनाइड सेक्टर। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र की 2 विशेषता ये तुम्हारे सामने लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है, इस क्षेत्र में श्रमिकों को नियमित वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती है। मतलब वर्कर्स इज द सेक्टर रिसीव्ड रेगुलर बेस एंड बेनिफिट्स। नेक्स्ट कहता है सरकार के नियमों और कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है, तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, बस इतना तुम्हें लिखना था। नेक्स्ट कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, मैं रेड पेन मार्क लगाता हूं, मतलब आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी तो से आपको पढ़ के ही जाना है, रट के ही जाना है एकदम कन्फर्मली। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है, देखो जो मैं समझा देता हूँ जरा। समझो ये तुम्हारे गांव का एक कृषि क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे घर का एक कृषि क्षेत्र हो गया, ये 3 एकड़ की प्लॉट है। ठीक है, 3 एकड़ की प्लॉट में काम करने के लिए 10 व्यक्ति की जरूरत होती है। अगर 10 व्यक्ति दिन रात काम करते हैं या फिर दिन भर काम करते हैं तो 3 एकड़ का पूरा पूरा काम कर देंगे। ठीक है, 3 एकड़ का पूरा पूरा काम कर देते हैं। लेकिन आपके घर में 15 लोग हैं, अब 10 लोग तो काम के लिए चाहिए, 5 लोग एक्स्ट्रा बच गए, तो ये 5 लोग क्या करते हैं, बोलते हैं चलो यार हम भी चलते हैं, क्या करेंगे घर में बैठे बैठे, चलो खेत में ही कुछ काम कराएंगे। तो यही कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, यहां पर 10 की जरूरत है लेकिन आ कितने गए, 15 आ गए। मतलब 5 जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई काम नहीं है, यही कहलाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। सौरभ को ब्लॉक किया जाए, सौरभ रेकवार का एक आईडी है, उस बच्चे को ब्लॉक कर दो, दोबारा मिडिल एजुकेशन के वीडियोस को ना देख पाए, क्योंकि इसके कमेंट को मैं पढ़ के थक चुका हूं। रिया कह रही है मैंने पेमेंट कर दिया बट हाइब्रिड नहीं मिला है। रिया बेटा, आप अगर स्पैम डालोगी ना तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार मैसेज करके छोड़ दिया है, यकीन मानो आपको 12 घंटे के अंदर हाइब्रिड पेपर मिल जाएगा। एंड रिया बेटा, मैं आपसे यहां पर प्रॉमिस करता हूं कि आपको हाइब्रिड मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम भाई रिया टेंशन फ्री रहो। ठीक है, मैंने तुमसे प्रॉमिस कर दिया तो डेफिनेटली तुमको हाइब्रिड मिलेगा। मैं स्वयं क्लासेस ऑफ होता है तो मैं टीम से बोलता हूं कि प्लीज जल्दी जल्दी काम को निपटाया जाए। सर मेरे फोन, चलो ठीक है रिया, मैं आपके संदेश को पढ़ लिया। रिया अब प्लीज स्पैम करना बंद करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि विदेशी व्यापार से क्या आशा है। ठीक है, विदेश, अच्छा इसको मैंने बता दिया ना आपको। अरे यार ये कमेंट्स के चक्कर में ना दिमाग खराब हो जाता है, फालतू फालतू कमेंट करते रहते हैं। चलो
नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या लिखा गया बेटा, ये जरा आप देख लीजिए, यहाँ पर जहाँ पर उपस्थित से, जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। एंड यहाँ पर लिखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये लिखा गया, प्लीज आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी। आगे बढ़ते हैं, विदेशी व्यापार से क्या है, विदेशी व्यापार का मतलब होता है आप विदेश में जाकर के व्यापार करो। ठीक है, विदेशी व्यापार कहलाता है। यहाँ पर भी ये गलत लिखा है, विदेशी व्यापार कैसा है मैंने उसे समझा दिया। नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि कंटेनर क्या है, कंटेनर का मतलब होता है व्हाट इज कंटेनर, मतलब जहां पर तुम अपने स्टॉक को सेव करके रखते हो उसे कंटेनर कहते हैं। एंड इसकी उपयोगिता समझाइए, एक्सप्लेन द इट्स यूजफुल। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने एक बार लिखा गया कंटेनर, आप इन्हें देख सकते हैं। कंटेनर में कुछ और नहीं होता, जो एक धातु की बनी होती है जिसमें जो तुम्हारा खाद्यान्न होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसे बाकायदे तुम सेव करके रखते हो उसे कहते हैं कंटेनर। चलिए एक बार और बता देता हूँ हाइब्रिड सैंपल के बारे में। अगर किसी बच्चे को परचेस करना है तो देख लो, यहाँ पर एक एक चीज दिया गया है, इस क्यूआर कोड पर आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद सिंपल सा अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है। 12 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ डिलीवर हो जाएगा। परेशान मत हुआ करो, भरोसा रखो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और लेकिन 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि डेली मैसेज आते हैं 3 से 4 हज़ार बच्चों का भाई, 3 से 4 हज़ार बच्चों में से आता है। मेरी टीम को हैंडल करना कठिन होता है। 7 टीचर्स आपके लिए बैक टू बैक काम कर रहे हैं, 7 टीचर्स बैक टू बैक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो परेशान मत हो, मिल जाएगा। नेक्स्ट, कितने का प्राइस है सर, तो ये है मात्र 150 रुपए में। लेकिन 150 रुपए पे मत कर देना, तुम 130 रुपए पे करो और उड़ा ले जाओ आप साइंस का हाइब्रिड सैंपल पेपर। लेकिन अगर तुमको कॉम्बो चाहिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर तुम मेरी बात को मानो तो कॉम्बो ले लो। कॉम्बो क्या है, सबसे पहले आपको 250 रुपए मिल जाएगा, यहाँ पर 240 है लेकिन इसका रेट बढ़ गया है। ठीक है, 250 रुपए में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। कॉम्बो लेने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको बार बार रिक्वेस्ट नहीं डालना पड़ेगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा हमें हाइब्रिड नहीं मिला, हाइब्रिड नहीं मिला। एक बार ले लो, अपना इत्मीनान से पढ़ते रहो, क्योंकि हाइब्रिड से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तुमको पता है। अगर नहीं पता बता देता हूँ, हिंदी में 75 का में से 73 नंबर का आया था हूबहू, अंग्रेजी में आया था 67 नंबर का हूबहू, आपके संस्कृत में आया था 73 नंबर का, गणित में आया था 71 नंबर का। तो ऐसे आते हैं, लेकिन मिडिल एजुकेशन क्लेम करता है तो 60% तो आ ही जाएंगे। मिडिल एजुकेशन ऐसा बोलता है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी आगे क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर आगे के क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, अंतर बताना है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं अटेंड करना है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, ये चीज तुम्हें अटेंड करना है। नेक्स्ट कहता है कि संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए, तो ये आपको बताना है। एंड अथवा क्या कहता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ बताइए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको स्वयं अटेंड करना है। ठीक है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और आपको स्वयं करना है, एक एक चीज को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने 20वां नंबर अवेलेबल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये रहा आपके सामने अथवा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने रहा 21 नंबर। एंड बाकी आगे के क्वेश्चन ऐसे कुछ रखे गए हैं। तो मैं अब यहीं पर वीडियो को एंड करता हूं। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, कहां से, आपका होमवर्क स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 18 से। ठीक है, 18 से स्टार्ट होता है। 18 आपको करना है, 19 आपको करना है, इसके बाद 20 आपको करना है, और इसके बाद 21 आपको करना है। बाकी आगे क्वेश्चंस बस इतने में ही मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्र तक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिडिल एजुकेशन हमेशा तगड़ा कंटेंट लेकर के आता है और वही बताता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बाकी 1 शॉट चल रहा है, मैंने ज्योग्राफी को 1 शॉट करा दिया है। पूरा ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने खत्म कर दिया। आज हिस्ट्री का 1 शॉट होगा और आज होगा आपके इकोनॉमी का। ये हो जाएगा, टेंशन मत लो, शाम तक में हो जाएगा, हमारे पास पर्याप्त समय है। हमारी बैकएंड टीम लगातार काम कर रही है। बाकी तो पढ़ाने के लिए जो भी स्लाइड बनाना है तो मुझे स्वयं बनाना पड़ता है। और हाइब्रिड के लिए टेंशन मत लो, आप लोग का हाइब्रिड अप्रूवल हो जाएगा। प्लीज मुझे 12 घंटे का समय दीजिए, मेरी टीम लगातार काम कर रही है, टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं वीडियो करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।